हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने यांग को कहा था कि जब वो अपने हाथों से ही अपने भाई का गला काटेगा तभी वो उसे राजा बनने के लिए देगा। इसलिए अब मिनिस्टर यांग को राजा को मारने के लिए कहता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर राजा ने जब यांग को बोला था कि ये उसके लिए आखिरी मौका था और उसके बाद वो कोई मौका नहीं देगा उसको। तो यांग ने बोला था कि इसके बाद भी मेरे पास एक मौका होगा जब मैं तुमसे बगावत करूंगा। मिस्टर यांग को फिर से चिढ़ाने लगता है कि इसने तुम्हारा हक छीना है, ये गैर जिम्मेदार राजा है इसलिए इसे मार डालो। लेकिन जो उसने सोचा था होता बिल्कुल उसका उल्टा है। राजा किमजे और यांग वहां से अलग हो लेते हैं। दरअसल राजा उन लोगों को मारना चाहता था जिसका हाथ यूरो की मौत में था, और जो लोग देश का भला ना चाहकर सिर्फ अपना भला चाहते थे। लेकिन राजा को अच्छे से मालूम नहीं था कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और उनके पास सभी के खिलाफ सबूत भी नहीं थे। जिसपे राजा ने यांग से हेल्प मांगी थी कि उन्हें उनके नाम चाहिए। यांग ने कहा था कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे ये सारी बातें कैसे बता सकते हो कि तुम ये सब करने वाले हो। लेकिन राजा ने कहा था कि मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, अब चॉइस आपकी है। अब राजा सबसे अलग खड़े हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर पे हमला करने के लिए कहता है। लेकिन राजा भी पूरी तैयारियों के साथ थे। वो वहाँ पे अपने सारे सैनिक बुला लेते हैं जो कि अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे अंदर का कोई विद्रोही भागकर बाहर न जा सके। देन राजा हमला करने के लिए बोलते हैं और सभी सैनिकों के साथ ही किमजे और यांग भी लड़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। मिनिस्टर अनाउंसमेंट करता है कि जो कोई भी राजा या यांग को मारेगा उसे वो बाद में एक अच्छी पोजीशन देंगे। रानी की मेड भी उन्हें खबर देने के लिए जाती है कि उनके पापा ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ रानी थी ही नहीं। रानी को तो ये पता ही था कि उसके पापा उसके हस्बैंड के साथ ये सब करने वाले हैं, और रानी को लग रहा था कि उसके पापा भी उसे अबेंडन कर चुके हैं और उसके हस्बैंड भी उसे अबेंडन कर देंगे। लेकिन रानी ने तो जब से किंग को देखा था वो तब से ही उनका हार्ट पाना चाहती थी, जो कि उन्हें नहीं मिल पाया था। और रानी ये नहीं चाहती थी कि वो अबेंडन होके मरे, बल्कि वो चाहती थी कि वो राजा की वाइफ बन के मरे। इसलिए रानी सुसाइड कर लेती है। दूसरी तरफ जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर मिनिस्टर का पहला चमचा किमजे के हाथ मारा जाता है, एंड दूसरे चमचे का सामना होता है यांग के साथ, तो वो भी मारा जाता है। मिनिस्टर अपने तीसरे चमचे को भेजता है यांग को मारने के लिए, लेकिन वो तो उसे देख के ही डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन पीछे से यांग उसे मार देता है। देन आती है चौथे की बारी, और वो भी यांग से कैसे बच सकता था, तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। यांग सबको बताता है कि वो बुक जिसमें नाम लिखे हैं वो मेरे पास है, तो अगर किसी को वो चाहिए तो मुझे मार के मेरे से ले सकते हो। मिनिस्टर उसके पास जाता है बट तभी पीछे से उस पर कोई वार कर देता है, एंड मिनिस्टर देखता है कि उसके सारे साथी जा चुके हैं, वो सिर्फ अकेला रह गया है। देन राजा उसको तीर मारते हैं लेकिन सिर्फ उसके पैर में। मिनिस्टर को तो अभी अकल नहीं आई थी और वो राजा को मारने के लिए जाता है, लेकिन यांग उसे अच्छी तरह से मार देता है। अब जब सभी विद्रोही लोग मर चुके थे तो राजा और यांग काफी खुश थे, लेकिन तभी राजा देखते हैं कि यांग के पीछे उन्हें कोई मारने के लिए आ रहा है। राजा यांग को सावधान करते हैं, लेकिन यांग जीना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग उसे राजा बनाना चाहते थे जो कि उसके भाई के लिए खतरा था, एंड इसी की वजह से उसके पापा हमेशा उसे महल से दूर रखा करते थे। यांग अपनी तलवार छोड़ देता है एंड वो आदमी आके यांग को मार देता है। ये सब कुछ दूर बैठी नोकियोंग और जांगशील भी देखती हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है यांग के लिए। राजा और किम जाके यांग से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यांग कहता है कि मैं थक गया था ये झूठी हंसी हंसते हुए। मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं अपने आखिरी टाइम पे यूनू को भी नहीं देख पाया जैसे मैं पहले उसे देखने के लिए गया था। राजा को काफी रोना आ रहा होता है, लेकिन यांग कहता है कि तुम रो मत, मैं ठीक हूँ, और राजा को वो लिस्ट देता है जिसमें सभी के नाम थे। राजा यांग से कहता है कि अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आने ही वाले होंगे, लेकिन यांग कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें ब्लेम किया कि तुमने मेरी सारी चीज ले ली, बल्कि मैं तो तुमसे तुम्हारी पोजीशन भी लेना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे ये पोजीशन अपने भाई और दोस्त के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम लगी। लास्ट टाइम में यांग अपने पापा को याद करता है कि वो कम से कम उसे अब तो माफ कर दें जब उसने अपने भाई के लिए अपनी जान दे दी है। यांग को अपनी मोम के लिए भी काफी बुरा लग रहा था कि उन्हें अकेला छोड़ के जा रहा है, एंड मरने से पहले यांग उस टाइम को याद करता है जब वो ट्रिप पे जाने से पहले उनको लास्ट टाइम जी भर के देखने के लिए आया था, जिसके बाद यांग मर जाता है एंड राजा बहुत ज्यादा रोता है। दूसरी तरफ राजा ने उनको एक जगह पे छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए उसका ऑफिसर उनको उसी जगह पर लेकर आ जाता है। वो अंदर आ जाके देखती है तो वहाँ पे उसकी मोम होती है, जो उनका फेस देखकर ही कहती है कि तुम वून हो ना, तुम सच में ही वून हो ना। वून इस पे हाँ बोलती है। उनकी मोम अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उनकी मोम को लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। वो उनकी मोम इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो नीचे भी गिर जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। उनकी आवाज सुन के वहाँ पे ह्योयोंग भी आ जाता है, लेकिन वो वून से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन की मौत की जिम्मेदार उसकी वाइफ है। देन वून और ह्योयोंग अपनी मोम को अंदर लेके आ जाते हैं, जहाँ पे वो उनकी मोम कहती है कि मैंने तुम्हारी जैसी एक लड़की देखी थी, उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था, उसे लोग पत्थर मार रहे थे। वून कहती है कि अब ये बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी आप सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो उनकी मोम कहती है कि मैं सोऊंगी नहीं, अगर तुम मुझे दोबारा से छोड़ के चली गई तो।
वो उनकी मॉम उनको बताती है कि जब वो यहाँ पे नहीं थी तो प्रिंसेस उनका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन जब उन्हें ये सुनने में आया क्या कि वो उनकी मौत में उसी का हाथ है तो उन्हें इस बात पे बिलीव ही नहीं हुआ। वो उन पूछती है कि उसके भाई को सबके बारे में पता चल गया है क्या, जिसपे उसकी मॉम उसे बताती है कि जब से उसे पता चला है वो मीना के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। देन वो अपने भाई के पास आके कहती है कि अगर वो खुद को ऐसे ही ब्लेम करता रहेगा तो वो उनको अपने जिंदा होने पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। लेकिन योयोंग तो अपने आप को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही तो प्रिंसेस ने ये सब किया था। योयोंग उनसे सॉरी बोलता है, लेकिन वो उनसे ये सब ना कहने के लिए कहती है और उसे हक कर लेती है। योयोंग को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसकी बहन जिंदा है। मीना खाना नहीं खा रही होती जब वो देखती है कि उसकी खाना लेके वहाँ पे वोन आई है, लेकिन मीना काफी ज्यादा शर्मिंदा थी कि जिसको उसने मारने की कोशिश की थी वो इसके लिए खाना लेकर आ रही है तो वो खाना कैसे खा सकती है। लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझे मारने की तो कोशिश की थी लेकिन मैं मरी तो नहीं हूं ना, और वैसे भी तुमने पीछे मेरे भाई और मेरी मॉम को इतना खुश रखा है तो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन मीना कहती है कि तुम मुझसे ये सब मत बोलो, तुम मुझे अपने अंदर की फीलिंग्स बताओ जिसके बाद मैं तुमसे खुद की माफी मांग सकूं। वून कहती है कि हाँ मैं तुमसे गुस्सा थी लेकिन मेरे भाई ने और तुम्हारे भाई ने मुझसे माफी मांग ली है जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खाना खा लो और अपने किए की जरा अपने होने वाले बच्चे को मत दो। देन वून मीना को खाना देती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यांगम्योंग की मौत हो चुकी थी जिससे उसकी मॉम सदमे में चली गई थी। उन्हें लग रहा था कि वो अभी जिंदा है, बस ऐसे ही लेटा हुआ है। किमजी जब बाहर आता है तो उसे यांगम्योंग दिखाई देता है जो कि उससे पूछता है कि क्या बात, आज तो मेरे लिए तुम भी परेशान हो, जो कि बहुत ही रूड है और किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रखता। किमजी उससे पूछता है कि क्या वो अब हैप्पी है। यांगम्योंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे अब फेक जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, मुझे ना ही फेक हंसना पड़ेगा। अब मैं राजा के लिए भी कोई खतरा नहीं हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ अब मैं हमेशा उसे अपने दिल में रख सकता हूँ। किम से पूछता है कि क्या वो अब भी उसे अपना फ्रेंड मानता है, जिसपे यांगम्योंग कहता है कि मैं तुम्हें अब भी अपना फ्रेंड मानता हूँ और फ्यूचर में भी मानूंगा। रानी की मौत हो चुकी थी जिसपे सबको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, लेकिन राजा चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड रानी की आंखें बंद करके जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर वून होती है जिसके पास जाकर राजा बहुत जोर से रोते हैं क्योंकि थी तो आखिर वो की उनकी वाइफ ही। नेक्स्ट सीन में राजा उन सभी का थैंक्स बोलते हैं जिन्होंने राजा का साथ दिया था। एंड अपने देश के अकॉर्डिंग मीना जो क्राउन प्रिंसेस की मौत में इन्वॉल्व थी उसे एक प्रिंसेस की पोजीशन से हटा के एक नौकर की जिंदगी जीने की सजा दी जाती है। जैसे कि मीना प्रेग्नेंट है तो अभी उसे महल में ही रहने दिया जाएगा, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तब उसे महल से बाहर कर दिया जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग योयोंग भी एक क्रिमिनल थे, इसलिए उन्हें सजा दी जाती है कि वो उन्हें अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना है। उनकी फिलहाल की सारी एसेट्स को जब्त कर लिया जाएगा और जैसे कि अब वो एक प्रिंसेस के हस्बैंड नहीं है तो उन्हें अब अपनी पहले वाली पोजीशन दी जाएगी, यानी कि राजा का एक ऑफिशियल बनने की। नोक्योंग ने ही तो क्राउन प्रिंसेस के ऊपर वो जादू किया था जिसपे उन्हें भी मौत की सजा मिलती है, लेकिन उन्होंने क्राउन प्रिंसेस को बचाया भी था, इसलिए उनकी ये सजा थोड़ी डिले कर दी जाती है। जिससे पहले नोक्योंग एक मेमोरियल सेरेमनी करने वाली थी। जांगशील भी नोक्योंग के साथ जाना चाहती थी, लेकिन नोक्योंग कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर इस महल को, इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जांगशील यहाँ पर अकेली नहीं रहना चाहती थी क्योंकि अब सियोल भी नहीं थी एंड वो इस पोजीशन पे थी कि वो अब उससे डेली डेली नहीं मिल सकती थी। और यांगम्योंग जिसे वो अपने भाई जैसा मानती थी अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन नोक्योंग वो मेमोरियल सेरेमनी स्टार्ट कर देती है जिसपे वो सियोल, यांगम्योंग, रानी और चीफ स्कॉलर की आत्माओं को अपने अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि जो कुछ उसने 8 साल पहले किया था इन सब की मौत उसी की वजह से हो गई थी। इसलिए नोक्योंग गॉड से प्रे करती है कि वो इन सभी आत्माओं के साथ नोक्योंग को भी अपने पास बुला ले। देन नोक्योंग मर जाती है, जांगशील अकेली रह जाती है। इसके बाद राजा और उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद राजा की मेट्स बहुत ही ज्यादा लंबी प्रोसेस कर रही होती हैं चाय वगैरह परोसने में, जिसमें राजा को बड़ी नींद आ रही, इसलिए राजा उन्हें जल्दी वहां से जाने के लिए कहते हैं। जब सब वहां से जा चुकी थी तो राजा रानी को कहते हैं कि अब तुम अपना सर ऊपर उठा सकती हो। इसके बाद राजा अपनी पहले वाली पोजीशन में आके कहते हैं कि बताओ मुझे कौन हो तुम, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि राजा ने पहले कहा था। लेकिन इसके बाद वून कहती है कि मैं रानी हूँ और आपकी वाइफ हूँ। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। राजा ने वून के कहने पर प्रिंसेस की सजा तो खत्म कर दी थी, लेकिन योयोंग उसे अब तक माफ नहीं कर पाया था क्योंकि वो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करता है। वून भी इसके लिए उसे काफी ज्यादा समझा रही होती है कि तभी उन बच्चों में से एक को चोट लग जाती है जो कि वून का बेटा होता है। जब वून अपने बेटे की इतनी केयर कर रही होती है तो योयोंग के बेटे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम उसके पास नहीं है। देन राजा भी आके अपने बेटे को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उनके बेटे को तो किमजी से तलवारबाजी सीखनी थी। राजा भी कहते हैं कि शायद तुम मुझसे ज्यादा किमजी को पसंद करते हो एंड वो बच्चा फिर किमजी को लेके वहां से चला जाता है। राजा योयोंग के बेटे को भी तलवारबाजी के साथ अपने बेटे के साथ भेजने के लिए कहता है, लेकिन योयोंग के बेटे को तो बुक्स में इंटरेस्ट है। राजा कहता है कि ये बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गया है और मेरा बेटा गया है बिल्कुल मेरे भाई के ऊपर। इसके बाद जब योयोंग अपने बेटे को लेके वहां से जा रहा होता है तो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी ना
अपने भाई और उसकी मॉम को देखकर। वहां से कुछ शमन भी गुजर रही होती हैं, जिनमें से एक चांगशील भी होती है, जो कि ह्योयोंग को देख के ही कहती है कि तुम रानी के भाई हो ना, तुम सियोल को जानते हो ना। ह्योयोंग पूछता है कि वो सियोल को कैसे जानती, जिस पे चांगशील बताती है कि सियोल मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या मेरे मास्टर हैप्पी हैं, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम हैप्पी हो। लेकिन ह्योयोंग कहाँ अब हैप्पी था। वो राजा को कहती है कि मुझे आपको एक गिफ्ट देना है, लेकिन ये बात सुनते ही राजा को तो अपना काम याद आ जाता है एंड वो वहां से चले जाते हैं। जिन पे उनकी मेट्स कहती हैं कि क्या राजा रानी से बोर हो गए हैं, क्या उन्होंने दोबारा से किसी और लड़की को छुपा के रख लिया है। देन राजा अपने रूम में जाते हैं और इनुज को वही पर्दा खोलने के लिए कहती है, जिसमें से एक लेडी निकल के आती है, जिससे कि राजा म्यूजिक सीखते हैं, जिससे कि रानी के आने वाले बर्थडे पर वो उन्हें प्रेजेंट कर सके। राजा बहुत मेहनत कर तो रहे थे, लेकिन उनसे बिल्कुल भी आ नहीं रहा था और बाद में तो वो बोल ही देते हैं कि कितना खराब इंस्ट्रूमेंट है। देन इनुज कहता है कि मैं देखता हूँ इसे एंड इनुज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उसे प्ले करते हैं। राजा पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से सीख लिया, जिसपे इनुज बताता है कि मैंने ये तभी सीख लिया था जब आप इसे सीख रहे थे, आपको देख देख के। इस पे राजा को बड़ा गुस्सा आता है और राजा उन्हें हमेशा की तरह दूसरी साइड में फेस करके खड़े होने के लिए कहते हैं। ह्योयोंग अपने बेटे को लेके वहां से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है, लेकिन जब वो देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता और वो जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें पीछे से छुप के मीना देख रही होती है, जिसे अब बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जो कि अब एक नौकरानी जैसी जिंदगी जीती है। मीना ये सब देख के आई रही होती है कि सामने उसे ह्योयोंग दिखाई देता है। मीना कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए बस मैंने आपको देख लिया, लेकिन अब से मैं आपको देखने के लिए नहीं आऊंगी, अब मैं आपको कभी देखने के लिए नहीं आऊंगी। प्रिंसेस की नजर अपने बेटे पे भी पड़ती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को उसके बारे में पता चले। मीना वहां से जाने लगती है कि ह्योयोंग उसे हक कर लेता है। मीना कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे कभी माफ कर पाओगे। ह्योयोंग ने भी यही सोचा था कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन जब उसने उसे ऐसी हालत में देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। और ह्योयोंग अपने बेटे के लिए और सियोल के लिए, जो मरने के बाद भी ये विश करती है कि उसका मास्टर हैप्पी रहे, इसलिए वो मीना को माफ कर देता है एंड मीना अपने बेटे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। राजा अब तक उसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिन पे उनका ऑफिसर उसे देख रहा होता है एंड पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन राजा उसे बताने से मना कर देते हैं। रानी काफी सैड होकर बैठी होती है, तभी उसकी मेड आके उसे बताती है कि उसे राजा ने बुलाया है। रानी जब बाहर आके बैठती है तो राजा उनके लिए वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो कि काफी अच्छे से प्ले कर रहे होते हैं, बट वो टूट जाता है। रानी एकदम से राजा के पास आके उनसे पूछती है कि उन्हें चोट तो नहीं लगी है, बट रानी नोटिस करती है कि वो इंस्ट्रूमेंट की आवाज तो अब भी आ रही है, जबकि राजा तो बजा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आगे बजा तो उसे इनुज रहे थे। लेकिन राजा कहते हैं कि तुम इस बात पे फोकस मत करो, बस मुझ पे फोकस करो। लेकिन अब जब रानी को पता चल ही गया था तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पहले से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। रानी कहती है कि ये बहुत ज्यादा फनी था, लेकिन राजा कहते हैं कि मैंने तुम्हें फनी गिफ्ट देने की प्लानिंग नहीं की थी। इस पे रानी हंसने लगती है, लेकिन राजा कहता है कि चलो मैं तुम्हें कोई और गिफ्ट दूंगा। रानी कहती है कि क्या तुम पहले की तरह फ्लावर पेटल्स बरसाओगे ऊपर से। इस पे राजा कहता है कि नहीं, अब हमारी इनुज की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो छत पे से ऐसे बरसाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। देन राजा रानी को गिफ्ट में करते हैं एक किस एंड दूर बैठा हुआ इनुज तो अब तक अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने में ही लगा हुआ था। एंड इस एपिसोड के साथ ये सीरीज भी यहीं खत्म होती है फ्रेंड्स। प्लीज 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 कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।